Bismillahirrahmanirrahim. Your today's lecture is about anthropomorphism, development of behavior, maturation of behavior, instinctive versus learning behavior, और लर्निंग बिहेवियर की एक टाइप है इम्प्रिंटिंग. हम इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे साथ साथ, और अगर टाइम हुआ तो हैबिचुएशन, क्लासिकल कंडीशनिंग as well as control of animal behavior will be discussed over here. The first जो टॉपिक आपके आज के लेक्चर का, that is anthropomorphism. Anthropomorphism means, anthropos, as you can see, it indicates the man, and morph mean form, is the application of human characteristic, human feelings to anything which is not human. Human characteristic, human feelings, human features, अगर उनको हम किसी और एनिमल पे अप्लाई कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म. फॉर एग्जांपल, in observation of animals, assigning human feelings to the animal behavior is not likely to be accurate, especially with invertebrate animals. खुशी, गम, दर्द, पेन, ये सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये ह्यूमन की फीलिंग्स के साथ तो हम डिस्कस करते हैं कि हैप्पीनेस है जी, सैड है, दर्द हो रहा है. क्या एनिमल्स भी ये सारी फीलिंग्स रखते हैं? इस चीज को हम एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहते हैं कि ह्यूमन की फीलिंग्स को हम एनिमल्स पे अप्लाई कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि मतलब जरूरी नहीं है कि ये ज्यादा एक्यूरेट एक्सपीरियंस नहीं है एनिमल बिहेवियर को स्टडी करते हो कि ह्यूमन फीलिंग्स के थ्रू एनिमल के बिहेवियर को देखें. बिकॉज हम अगर एक अर्थ फर्म की एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने साइट की है कि जब आप एक अर्थ फर्म को फिश हुक पे लगाते हो, डज द फिश हुक हर्ट द अर्थ फर्म? क्या उसको पेन फील होती है? पॉसिबल आंसर तो ये होगा, ऑब्वियसली वो उसमें पेन फील होती होगी उसको. लेकिन ये जरा डिस्क्रिप्टिव से वर्ड्स हैं जिसको हम हर्ट, पेन, ये ह्यूमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन कॉन्शियस के, ह्यूमन अवेयरनेस के हवाले से यूज कर रहे होते हैं. वी डोंट नो कि जिस तरह से हम फील करते हैं अर्थ फॉर्म इसको फील करता है या नहीं. हाँ, इसकी बेटर एक्सप्लेनेशन विद रिस्पेक्ट टू बायोलॉजिकल एक्सपीरियंस ये हो सकती है कि यकीनन जैसे हमारे अंदर नर्व इंपल्सेस जनरेट होती हैं आफ्टर रिसीविंग अ स्टिमुलस, in the same way when you place the earth worm on the fish hook, it also stimulates certain receptors in that body. उसके अंदर भी impulses generate होंगी, उसके अंदर भी receptors activated होंगे, और उसमें भी एक reflex circuit, reflex action develop होगा. And these impulses stimulate muscles that allow the worm to wriggle. उसमें जो contractions develop हो रही होती हैं, movement develop हो रही होती हैं earth worm के अंदर, वो यकीनन stimulus के बाद हो रही होती हैं. लेकिन ये बात कहना कि अर्थ फॉर्म पेन फील कर रहा है, ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं है फॉर while studying animal behavior. This explanation more closely describes what has been observed. It doesn't mean that we are attempting to suggest that earth form is feeling. Feelings जो है इनको हम ह्यूमन के साथ एसोसिएट करते हैं. बाकी एनिमल्स पे जब इस चीज को अप्लाई कर रहे होते हैं हम लोग, तो ये कहलाता है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म. द नेक्स्ट डायग्राम, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि apparently it seems animals with higher level of nervous organization, such as elephant shown in this picture and a monkey shown in this picture, they are showing some sort of human feelings. That animal, that elephant is mourning or the death of the partner elephant, या फिर ये जो monkey है ये feed करवा रहा है एक कब को. तो बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा होता है कि इनमें ह्यूमन फीलिंग्स हैं, लेकिन इनकी फीलिंग्स को हम इस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इस तरह से इलेबोरेट नहीं करते एनिमल बिहेवियर में जैसे ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं. जी मिनाहिल बेटा, आपने क्वेश्चन करना है. ओके, लेट मी अनम्यूट यू. जी मिनाहिल बेटा, अपने आप को अनम्यूट करें, अनम्यूट कर सकते हैं अब आप, और अनम्यूट करके क्वेश्चन कर लीजिए. क्या क्वेश्चन है आपका बेटे? ओके, आप लोग क्वेश्चन चैट में या तो पूछ लीजिए या फिर आप एट द एंड जो है वो क्वेश्चन कर लीजिएगा, इसको नोट कर ले. जी बिल्कुल, पर्सोनिफिकेशन की टर्म भी हम यूज तो कर रहे होते हैं, बट एंथ्रोपोमॉर्फिज्म
इसमें स्पेसिफिकली हम एनिमल बिहेवियर के अंदर ये टर्म यूज करते हैं। पर्सोनिफिकेशन आप एक जर्नल टर्म इंग्लिश में यूज कर रहे होते हैं, टेक्निकल टर्म नहीं है। टेक्निकल टर्म फॉर पर्सोनिफिकेशन इज एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। वेल, anthropomorphism, again, you can see the definition of it, assuming that animals have the same thoughts, emotions, motives, and feelings that we do. For example, do animals think like us? Do they feel pain like we do? Can they be happy or sad? And they aware of their place in the world? ये सारी क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्वेश्चंस को डिस्कस तो किया जा सकता है, बट इथोलॉजिस्ट, वन हु स्टडीज एनिमल बिहेवियर, वो आमतौर पे इसको अप्लाई नहीं कर रहे होते। और बीइंग अ zoologist, बीइंग अ बायोलॉजिस्ट और इथोलॉजिस्ट, हमने जब भी डिस्कस करना है, हम उसके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, अंडरलाइंग मैकेनिज्म्स, उनकी तो बात कर रहे होते हैं, लेकिन हम डिस्क्राइब करते हुए बेटा कभी भी इन फीलिंग्स को एज सच उन पे अप्लाई नहीं करते। सो दैट वाज एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट short topic is development of behavior, that how behavior actually develops in animals. Development of a normal behavior pattern requires the genes that code for the formation of structures and organs involved in the behavior. कि वो पैटर्न क्या है, जीन्स कौन से हैं, अंडरलाइंग बायोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या है जो किसी बिहेवियर को बनाने की वजह बनती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि एनीथिंग which we perform or any activity of the life is behavior. आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, खाना खा रहे हैं, each and every activity, each and everything of the animal life activity is called behavior. तो उस behavior like बोलने की क्या रीजन हो सकती है? वो सारे जीन्स जो टंग मसल्स की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं, जो वोकल कॉर्ड्स की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं, ऑब्वियसली वो सारे जीन्स जिसको जो है वो बिहेवियर को डेवलप करवाने में रोल प्ले कर रहे हैं। प्लस एनवायरनमेंट, न्यूट्रिएंट्स, वो सारे न्यूट्रिएंट्स जिन्होंने किसी भी एनिमल की डेवलपमेंट में रोल प्ले किया, एनवायरमेंटल फैक्टर्स प्लस अंडरलाइंग जीन्स, ये सारे किसी भी बिहेवियर को डेवलप करवाने में अपना रोल प्ले करते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल्स नहीं, बहुत से एग्जांपल, ईच एंड एवरी एक्ट ऑफ एन एनिमल्स लाइफ, एनिमल लाइफ का कोई भी एक्शन, कोई भी पैटर्न, कोई भी मूवमेंट, कोई भी बात, कोई भी एक्टिविटी, उसकी जब न्यूरोनल, जेनेटिक या एनवायरमेंटल फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे तो आप बिहेवियर की डेवलपमेंट पे बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो एग्जांपल साइटेड है, इनवर्टिब्रेट्स, नॉर्मल लोकोमोशन मूवमेंट्स विल नॉट अकर विदाउट प्रॉपर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ देयर लिम्स। एक फिश है तो उसको स्विमिंग के लिए फिन्स रिक्वायर्ड है, स्विम ब्लैडर रिक्वायर्ड है, स्ट्रीमलाइन बॉडी रिक्वायर्ड है। वो सारे फैक्टर्स उसकी जेनेटिक बेसिस प्लस जो मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स उसके अंदर मिले हैं उसको डेवलपमेंट के दौरान, उनकी वजह से बने हैं। इसी तरह एक हॉर्स को रनिंग के लिए लेग्स या एक बर्ड को फ्लाइट के लिए जो विंग्स की जरूरत थी बेटा, उसके लिए भी उसके पास जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जेनेटिक फैक्टर्स, ऑलरेडी जीन्स मौजूद थे। दिस प्रोसेस रिक्वायर्स सम इंटरेक्शन विद एन एनिमल्स एनवायरनमेंट एज वेल। जैसा कि मैंने डिस्कस किया बेटा कि एनिमल का एनवायरनमेंट बड़ा मैटर करता है। किसी भी जेनेटिक फैक्टर की डेवलपमेंट के लिए एनवायरनमेंट का रोल होता है। और एनवायरनमेंट में ये नहीं होता सिर्फ कि टेम्परेचर क्या है या एनिमल किस एरिया में रह रहा है, उसके जो सराउंडिंग कंडीशन क्या है, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट इनटेक जो एनिमल ने करनी है, वो सारे के सारे फैक्टर्स जो ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, वो भी एनवायरनमेंट के अंदर आएंगे। वाटर बैलेंस है, अदर फैक्टर्स मस्ट बी मेंटेन फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट। और जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट के केसेस हैं, लाइक अगर मैं आपसे क्वेश्चन शेयर करूं यहाँ पे कि स्टडी ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट, अभी आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ रहे हो, एबनॉर्मल डेवलपमेंट की स्टडी को क्या कहते हैं पार्टिसिपेंट्स? जी, एनीवन? अनम्यूट किया मैंने यहाँ पे। एबनॉर्मल डेवलपमेंट क्या है बेटा? उन्होंने साया नु कीता है अनम्यूट, तेन भी किया हां उन्हें क्या है हो शायद अनम्यूटेड टू ऑल पार्टिसिपेंट। ओके भाई, मैंने अभी आपको म्यूट कर दिया सबको। आप लोग एक काम करें, जो बच्चा आंसर करना चाहेगा वो सिर्फ अपने आप को अनम्यूट कर लिए। आप लोगों के पास ऑप्शन है अभी कि आप खुद को अनम्यूट कर सकें। स्टडी ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट इज कॉल्ड, क्या है भाई एबनॉर्मल डेवलपमेंट किसे कहते हैं बेटा? नो वन? सर एबनॉर्मल डेवलपमेंट में वो म्यूटेशंस वगैरह या डिसरप्शंस शायद। शाबाशी, जानी पहचानी आवाज लग रही है, वही बच्चा जो बोलता है क्लास में। क्या नाम है भाई आपका? सर द ग्रेट उसामा इलाही।
उसामा इलाही साहब, कैसे हैं बेटा आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अब दोबारा से बताएं जरा, क्या बोला आपने? एबनॉर्मल डेवलपमेंट क्या है? सर एबनॉर्मल डेवलपमेंट को शायद डिसरप्शंस कहते हैं, और ओके, लेट मी गिव यू हिंट बेटा। टेरेटोलॉजी सुना डेवलपमेंट हुआ कर आप लोगों रहा ने? था। टेरेटोलॉजी, जी जी, वही टेरेटोलॉजी मैं इज द कहना स्टडी चाह ऑफ रहा था। एबनॉर्मल डेवलपमेंट। टेराटोजन। तो बेटा मैं म्यूट कर रहा हूँ दोबारा से आप लोगों को। एबनॉर्मल डेवलपमेंट की स्टडी एक अलग से आपके पास एक फील्ड है। इट मींस यहाँ पे जिन्होंने बात की कि सारे फैक्टर्स रिक्वायर्ड हैं फॉर द डेवलपमेंट, नॉर्मल डेवलपमेंट, देयर इज अनदर ब्रांच ऑफ biology which actually discusses all those factors which may disrupt, which may cause disturbance in the normal development. तो abnormal development को भी डिस्कस किया जाता है। किसी भी फीचर और इसी तरह किसी भी बिहेवियर के डेवलपमेंट के लिए वो सारे फैक्टर्स रिक्वायर्ड हैं जो नॉर्मल बॉडी ऑर्गन की डेवलपमेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एम्ब्रियोलॉजी। जी, खिजरा बेटी ने भी आंसर किया है चैट में, टेराटोलॉजी। थैंक यू बेटा, मैंने बाद में पढ़ा अभी। अब नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास सेकंड जो इसमें एक हेडिंग दी हुई है, मैच्योरेशन ऑफ द बिहेवियर, कि बिहेवियर मैच्योर कैसे होता है। सम बिहेवियर पैटर्न्स अपीयर ओनली आफ्टर स्पेसिफिक डेवलपमेंटल स्टेज और टाइम, जैसा कि स्पीच एक ऐसा आपके पास बिहेवियर है कि अटरिंग ऑफ वॉइस, जस्ट रोना, वीपिंग, या आप कुछ आप ऑब्जर्व करते हैं कि यंग वंस में एट द टाइम ऑफ बर्थ से लेकर अडल्ट स्टेज तक या थ्रू आउट लाइफ ये स्पीच का बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है। बट देयर आर सर्टेन बिहेवियर पैटर्न्स, फॉर एग्जांपल अटरिंग ऑफ प्रॉपर वर्ड्स या स्पीकिंग अ प्रॉपर लैंग्वेज और डूइंग प्रॉपर एक्टिविटीज। ये सारे के सारा विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ एज डेवलप होती हैं। जैसे जैसे मेच्योरिटी आती है, हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स में भी मेच्योरिटी आ जाती है, हमारी मूवमेंट्स, हमारे वे ऑफ इंटरेक्शंस, और एनिमल्स की भी इसी तरह फ्लाइट, मूवमेंट, वॉकिंग या उनके वे ऑफ इंटरेक्शंस में चेंजेस आती रहती हैं। जी, एक स्टूडेंट ने, पार्टिसिपेंट ने हैंड रेज किया है यहाँ पे। आप लोग अनम्यूट कर लें खुद को और बेटा क्वेश्चन कर लें, मैं अलो कर देता हूँ, और आप लोग खुद पे म्यूट कर दिया करें उसको, ठीक है? जी, पार्टिसिपेंट है विद अननाउन नेम, बाकी सब क्या आपके नेम शो हो रहे हैं? ये पार्टिसिपेंट आई डोंट नो कौन है। जी, आपका क्वेश्चन? ओके, नो वन। जी बेटा, हम बात कर रहे थे कि maturation of the behavior. During maturation, performance of the behavior pattern improves as a part of the nervous system and other structures complete development. इसकी क्लासिक एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे साइट की है, टेल मूवमेंट इन फ्रॉग एम्ब्रियोज दैट नियर हैचिंग। हम इसकी बहुत सी एग्जांपल साइट कर सकते हैं, लाइक टेल मूवमेंट। यहाँ पे जो एग्जांपल साइट की गई है बेटा, व्हाइल स्टिल इन द एग, जब फ्रॉग की डेवलपमेंट स्टडी की जाती है तो फ्रॉग, आपको पता है कि इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इनके एग्स भी पानी में नजर आ रहे होते हैं। इनके डेवलपमेंटल पैटर्न को स्टडी करना बड़ा आसान होता है क्योंकि इनके एग्स शेल्ड एग्स भी नहीं होते। While still in the egg membranes, they start moving their tails as they would if they were swimming, and movement coordination improves with time. ऐसा है कि वो उनकी टेल्स मूव कर रही होती है एग के अंदर ही जब वो हैच करते हैं, या विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं, तो प्रैक्टिस के साथ उनकी मूवमेंट बेहतर हो जाती है। यहाँ पे आप एक एग्जांपल और साइट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मूवमेंट ऑफ फ्लाइट इन बर्ड्स। बर्ड्स जो फ्लाइट करते हैं, क्या वो डे वन से जब वो फ्लाइट शुरू करते हैं उनकी फ्लाइट इतनी एक्यूरेट होती है? ऑब्वियसली द आंसर इज नो। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस करते हैं, उनका जो इननेट बिहेवियर है, इनबॉर्न बिहेवियर है फ्लाइट का, कि उनके पास विंग्स हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद मोर एक्सपीरियंस, दे गेन मोर एक्यूरेसी इन देयर फ्लाइट। तो जैसे जैसे हमारी मूवमेंट्स, हमारे बिहेवियर्स, हमारी एक्टिविटीज में ज्यादा एक्यूरेसी आती है, हम ज्यादा मेच्योरिटी की तरफ जाते हैं। इट्स नाउन एज मैच्योरेशन ऑफ बिहेवियर। hundreds of examples can be discussed over here. इसमें आप जो examples हो डिस्कस कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस हो तो उसको आप एक दो एग्जांपल्स के साथ कंप्लीट करें,
लॉन्ग क्वेश्चंस हो इसमें इस तरह के मैच्योरेशन या डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर के हवाले से, तो चाहे आप 10 एग्जांपल डिस्कस कर दें और उसके फैक्टर्स को साथ साथ शेयर करें। फिर बेटा इसमें मैच्योरेशन के साथ हम बात करते हैं बिहेवियर की दो बेसिक टाइप्स की। एक से ज्यादा स्लाइड्स पे मैंने इसको शेयर करने की कोशिश की है ताकि रेपिटेशन हो। ये इनेट और लर्निंग बिहेवियर की डिस्कशन बार बार अगले लेक्चर्स में भी हो रही होगी, तो इसको जरा गौर से आपने देखना है, याद भी रखिएगा। यकीनन पहले भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, प्रीवियस सेमेस्टर्स में भी इसका जिक्र है। इनेट और लर्निंग। इनेट बिहेवियर इज इनहेरिटेड थ्रू जीन्स, इनबॉर्न, जो इनबॉर्न फैक्टर्स होते हैं। एग्जांपल्स यहाँ पे देखिए, फ्लाइंग है, बर्ड्स के अंदर फ्लाइंग ऑफ बीज, उनके पास इनबॉर्न एबिलिटी होती है विंग्स की, जिसकी मदद से वो फ्लाइट कर सकते हैं। बट इट डजंट मीन कि वो इसमें एक्सपीरियंस इंक्लूड ही नहीं करते। एक्सपीरियंस इस चीज को रिफाइन करता है। नेट बिहेवियर बेसिकली जेनेटिकली कंट्रोल होता है, बेसिकली इसको जीन्स ही कंट्रोल करते हैं, बट इसको एक्सपीरियंस रिफाइन जरूर करेगा। अनदर एग्जांपल इज स्विमिंग फॉर फिश, वॉकिंग फॉर ह्यूमंस एंड स्पीकिंग फॉर ह्यूमंस। ये पार्ट्स हमारे पास इनेट हैं, इनबॉर्न हैं। जैसे अटरिंग ऑफ वॉइस, एक बच्चा जो है वो पैदा होने के बाद रोता है, लेकिन उसको जो वर्ड्स की स्पीकिंग है, ये लैंग्वेज कौन सी बोलनी है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद ग्रोइंग एज, वो सीखता भी है, एक्सपीरियंस भी करता है। लैंग्वेज, वर्ड्स बोलना, ये लर्निंग बिहेवियर में आएगा, लेकिन अटरिंग ऑफ वॉइस, स्पीकिंग जस्ट बोलना, ये नेट बिहेवियर है। बाकी एग्जांपल्स भी डिस्कस करते हैं। जो सिर्फ एक्सपीरियंस से चीजें सीखी जाती हैं, जैसे आप लिखते हैं जस्ट टू राइट, इट्स लर्निंग बिहेवियर, ये आपकी लर्निंग एबिलिटी है, ये इनहेरिट नहीं होगी चाहे आप जितना मर्जी लिखते रहें। ऑब्वियसली आपके बच्चों को दोबारा से लिखना सीखना पड़ेगा अपनी जनरेशन में। और लर्निंग बिहेवियर, इसके एग्जांपल्स में टाइप ऑफ लैंग्वेज, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, जो भी बोल रहे हैं, राइडिंग अ बाइसिकल, ड्राइविंग, ये सारी चीजें। यहाँ पे भी कुछ और फैक्टर्स गिवन है, जेनेटिकली बेस्ड है इनेट। लर्निंग बिहेवियर आपने देखा एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। जेनेटिक बिहेवियर जो है वो यूजुअली एक इंडिविजुअल उसको मॉडिफाई नहीं करता। मॉडिफाई मीन उसको डिप्लीट नहीं कर सकते, इंप्रूव करते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, लेकिन कंप्लीट मॉडिफिकेशन उसकी पॉसिबल नहीं है। लर्निंग बिहेवियर में ट्रायल एंड एरर से गलतियां करते हैं हम लोग, सीखते हैं। ट्रायल एंड एरर लर्निंग, या इससे आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट होती है, ज्यादा इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं। इनेट बिहेवियर पूरी पॉपुलेशन का सेम होता है। किसी भी स्पीशीज के अंदर अगर फ्लाइट की एबिलिटी है बर्ड्स के अंदर या बीज में, तो ये सारी स्पीशीज के अंदर सेम होगा। और लर्निंग बिहेवियर में वेरिएशन हो सकती है, किसी की स्पीकिंग स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स डिफरेंट हो सकती हैं, जो इसी तरह राइडिंग, ड्राइविंग, ये सारी चीजें जो एग्जांपल्स हमने डिस्कस की, ये डिफरेंट हो सकती हैं। एनवायरनमेंट इनेट बिहेवियर को आमतौर पे इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि जीन्स के अंदर है, फिक्स्ड होता है, बहुत स्लाइट मॉडिफिकेशन आएंगे भी अगर आई तो। जबकि लर्निंग बिहेवियर, इसको एनवायरनमेंट मॉडिफाई करता है कि एनिमल किस एनवायरनमेंट में है, लर्निंग में है या लर्निंग एनवायरनमेंट में नहीं है। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, अभी हमने डिस्कस किया कि राइडिंग अ बाइसिकल, कि एक बाइसिकल को राइड करना ये लर्निंग बिहेवियर में आता है। या ड्राइविंग अ बाइक, कोई बाइक ड्राइव करना, कोई गाड़ी ड्राइव करना, ये लर्निंग बिहेवियर में आएगा। ऑब्वियसली एक पर्सन को उस एनवायरनमेंट से गुजरना पड़ेगा कि वो बाइक चलाए, गाड़ी चलाए या बाइसिकल चलाए, तब वो उसको सीखेगा। तो लर्निंग बिहेवियर को एनवायरनमेंट इफेक्ट करता है, इनेट को नहीं। ये बेनिफिशियल बिहेवियर अ प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इनेट बिहेवियर एक पूरी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, लॉन्ग एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में डेवलप होते हैं। फॉर एग्जांपल बर्ड्स के अंदर अगर विंग्स हैं, तो विंग्स एक जनरेशन में डेवलप नहीं हुए, उसके लिए पूरी लाइफ रिक्वायर्ड थी, उनकी पूरी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री उसमें अंडरलाइंग है। जबकि लर्निंग बिहेवियर में इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, बट इट इज प्रोड्यूस्ड इन वंस लाइफ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने फॉरेजिंग, फूड तलाश करना, किस तरह से फूड अपनी लाइफ में ढूंढना है, ये लाइफ के अंदर डेवलप होती है। लेकिन हंगर, ये एक इनेट बिहेवियर होता है। सकलिंग, वो कह रहे हैं न्यूबॉर्न्स के अंदर इनेट बिहेवियर है। माइग्रेशन ऑफ ब्लैक कैप्स, हंटिंग इंस्टिंक्ट्स, ये सारे के सारे इनेट बिहेवियर में एग्जांपल दिए हैं। और ये रिस्पॉन्स टू प्रेडेटर्स, ये भी एग्जांपल जो है वो लर्निंग में। दोबारा से ये एक आपके पास स्लाइड मैंने शेयर की है कि इसमें फर्दर एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल स्पाइडर जो स्पिनिंग कर रहे होते हैं वेब की, इसको आप किस में साइट कर सकते हैं? ऑब्वियसली ये इनेट बिहेवियर है। कैटरपिलर्स, दे आर मेकिंग अ कोकून, जैसे सिल्क वार्म है, उसका जो कैटरपिलर है या दूसरे हैं, वो कोकून बना रहे हैं।
बर्ड का नेस्ट बनाना, एक जो है वो प्रोपाइसेस या डॉल्फिन का स्किमिंग करना, फिश का स्विम करना, बर्ड्स का फ्लाइट करना, ये सारे के सारे इननेट बिहेवियर है। और ये कुछ एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे होंगे आगे इम्प्रिंटिंग में, कॉग्निशन में, स्पेशल लर्निंग है, एसोसिएटिव लर्निंग है, सोशल लर्निंग है, जिसमें एनिमल्स कुछ ना कुछ एक्टिविटीज अपनी लाइफ के दौरान परफॉर्म करते हैं बाय लर्निंग, और ये एक्सपीरियंस से गेन करते हैं वो अपने आउटसाइड एनवायरनमेंट में रहते हुए। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लर्निंग बिहेवियर। याद रखिएगा, लर्निंग बिहेवियर इंटेलिजेंस स्पीशीज के अंदर डेवलप होता है। लर्निंग बिहेवियर के लिए नर्वस ऑर्गेनाइजेशन वेल डेवलप होनी चाहिए। वो एनिमल्स जिनमें नर्वस ऑर्गेनाइजेशन बड़ी वेल डेवलप्ड है, हैविंग हायर लेवल ऑफ नर्वस ऑर्गेनाइजेशन, दे आर हैविंग बेटर एबिलिटीज टू लर्न। वो एनिमल्स जिनमें नर्वस ऑर्गेनाइजेशन लोअर है, जैसा कि हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स हैं, लोअर इनवर्टिब्रेट्स, उनमें नर्वस ऑर्गेनाइजेशन लोअर है, तो उनमें लर्निंग एबिलिटीज बहुत कम होंगी या ना होने के बराबर, लेकिन उनकी इनेट प्रॉपर्टीज उनकी लाइफ को गुजारने के लिए उनको हेल्प आउट करती है। ये जो आपकी बुक में नेक्स्ट टॉपिक गिवन है, मिलर हार्ले चैप्टर नंबर 34, इसमें इम्प्रिंटिंग का टॉपिक गिवन है। इट्स एक्चुअली अंडर लर्निंग बिहेवियर, ये लर्निंग बिहेवियर के अंडर आता है। इम्प्रिंटिंग को हम डिफाइन करते हैं कि इम्प्रिंट का वैसे लफ्जी मतलब तो ये बनता है नक्श हो जाना, सब्त हो जाना, माइंड में फिक्स हो जाना। यहाँ पे इम्प्रिंटिंग को हम रेफर करेंगे कि एक्सपोजर टू अ स्टिमुलस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम प्रोड्यूसेस लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स। अगर कोई एनिमल अपने सामने दिए हुए स्टिमुलस को अपने माइंड में फिक्स कर ले और पूरी लाइफ उसके ऊपर उसके इफेक्ट्स रहे, तो उसे कहते हैं ये चीज उसमें इम्प्रिंट हो गई है। मैं इसके एग्जांपल्स डिस्कस कर लूं दोबारा से, स्लाइड पे मैं आता हूं तो आपको ये बात और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। इस ग्राफ को और इस डायग्राम को मैं फिर से आपको शो करता हूं। जस्ट लुक एट दिस। इम्प्रिंटिंग में क्या होता है, यंग एनिमल डेवलप्स एन अटैचमेंट टुवर्ड्स अनदर एनिमल और ऑब्जेक्ट। इसमें अभी आपने ये जो डायग्राम देखी ये वाली, इसमें जो साइंटिस्ट शोन है ये है कोनार्ड लॉरेंस। ये आपने यकीनन पहले भी एफएससी में भी था थोड़ा सा, इसका शायद कॉन्सेप्ट मिलर हार्ले की बुक में भी गिवन है। इसने डक्स पे एक एक्सपेरिमेंट किया कि जो डकलिंग्स थे, आई थिंक सो गीस, गुजलिंग्स जो थे, यंग वंस, जब इन्होंने हैच किया एग से, तो एग से हैच होने के बाद उनकी एक्चुअल मदर को हटा दिया गया सामने, और सामने उसके खुद मूव किया। वो जो डकलिंग्स थे थ्रू आउट लाइफ, उन डकलिंग्स ने, यंग वंस ने, जो गुजलिंग्स थे, बर्ड्स थे, उन्होंने इस साइंटिस्ट को फॉलो किया। ऐसा बिहेवियर दरअसल चिकन में या कुछ दूसरे बर्ड्स के अंदर बड़ा प्रोमिनेंट है कि वो एग से हैच होते हुए, वो बर्ड्स जो बड़े एक्टिव होते हैं, प्रिकॉशियल बर्ड्स, एग से हैच होने के बाद जिस मूविंग ऑब्जेक्ट को भी देखेंगे उसे अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे। आपने टॉम एंड जेरी का एपिसोड देखा होगा। टॉम एंड जेरी तो जाहिर है सब देखते हैं। आपने भी देखा होगा कि टॉम एंड जेरी में एक एपिसोड है जिसमें टॉम जो कैट है उसके पीछे कुछ डकलिंग्स लग जाते हैं और उसको पूरी एपिसोड में मामा मामा कह के बुलाते हैं। वो दरअसल इम्प्रिंटिंग की बड़ी एग्जैक्ट से उन्होंने जो है वो इंटरप्रिटेशन दी हुई है कि नीचे इस ग्राफ में जरा गौर कीजिएगा, ग्राफ में फोकस कीजिएगा कि ये जो टाइम पीरियड्स गिवन है यहाँ पे, ये एज है उस बर्ड की आवर्स के अंदर जिसमें वो इम्प्रिंटिंग करता है। और राइट साइड पे ये जो आपको सॉरी लेफ्ट साइड पे ये जो आपको वाई एक्सिस पे नजर आ रहा है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज कितने परसेंट उसमें होते हैं उस इम्प्रिंटिंग के लिए। एग्जैक्ट पीरियड जो यहाँ पे आप देखेंगे 13 to 16 आवर्स का जो पीरियड होता है, इस पीरियड के अंदर आफ्टर हैचिंग मैक्सिमम परसेंटेज होती है इम्प्रिंटिंग की, जिसके दौरान जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट उन बर्ड्स को नजर आएगा वो उस मूविंग ऑब्जेक्ट को फॉलो करेंगे। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, शुरू में भी ये हाई है परसेंटेज, पर विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर एक टाइम ऐसा आता है कि बर्ड्स उस इम्प्रिंटिंग के बिहेवियर से बाहर निकल आते हैं, लाइक 29 to 32 आवर्स आफ्टर हैचिंग। उसके बाद शायद ये इम्प्रिंटिंग इतनी इंपॉर्टेंट ना हो कि जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट उसके दौरान उन्होंने ऑब्जर्व किया उसको ज्यादा इम्प्रिंट कर चुके होंगे। तो बर्ड्स के अंदर इस बिहेवियर को हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि इम्प्रिंटिंग बेसिकली किस तरह से जो है वो काम कर रही होती है।
by observing their types. Conrad Lawrence, ये जो साइंटिस्ट आपने देखा, इसने इस पे काम किया था. The attachment usually forms only during a specific critical period, जो आपने देखा कि 13 to 16 hours उसमें मैक्सिमम थी, soon after hatching और birth, and is not reversible. ये फिक्स हो जाती है एक दफा माइंड तो पक्की उसके माइंड में ये चीज लर्न हो जाती है. ये भी लर्निंग का एक प्रोसेस है. Imprinting is rapid learning process that apparently occurs without reward. Reinforcement reward के बगैर कुछ इंस्टिंक्ट्स के साथ ही रिलेटेड है ये बात कि इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के साथ साथ उसने ये चीज लर्न कर ली कि अच्छा इसे इसको माइंड में रखना है. कोनार्ड लॉरेंस का गुजलिंग पे जो मूवमेंट थी उसको आपने ऑब्जर्व किया. In nature, many species of birds in which the young follow the parents soon after birth use imprinting so that young can identify with or recognize their parents. इससे जाहिर है एक एवोल्यूशनरी एडवांटेज मिलता है ऑर्गेनिजम्स को. इसमें वो अपने विजुअल क्यूज को यूज कर रहे होते हैं, मदर की साउंड को यूज कर रहे होते हैं, मूवमेंट को जो है वो यूज कर रहे होते हैं बर्ड्स. लेकिन इसका एवोल्यूशनरी एडवांटेज क्या है इम्प्रिंटिंग का? इम्प्रिंटिंग का एवोल्यूशनरी एडवांटेज ये है एनिमल्स के लिए बेटा कि एनिमल्स मदर को अगर फॉलो करेंगे वो बर्ड्स तो उनको लाइफ में सिक्योरिटी ज्यादा मिलेगी, फूड मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे और अल्टीमेटली उनकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस या सर्वाइवल वो बढ़ेगी. यहाँ पे दो तरह के बर्ड्स आपको इस स्लाइड में नजर आ रहे होंगे, एल्ट्रिशियल बर्ड्स एंड प्रिकॉशियल बर्ड्स. पिक्चर देख के जरा मैं आपको अलो करता हूँ फिर से. पिक्चर देख के आपने मुझे बताना है जरा कि इसमें से अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग खुद को अगर अनम्यूट करना चाहें तो. इसमें से एल्ट्रिशियल बर्ड्स नजर आ रहे हैं. क्या डिफरेंस है इसका और क्या एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं मेरा बेटा आप लोग? सर जो एल्ट्रिशियल बर्ड्स होंगे उन्हें प्रोटेक्शन वगैरह चाहिए होती है प्रॉपर ग्रो करने के लिए, उसके बाद वो इंडिपेंडेंट होते हैं. मतलब वो ऐसे आप समझ लें कि वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं जैसे चिड़िया के बच्चे होते हैं. और ठीक है बेटा, और नेक्स्ट में जो और प्रिकॉशियस बर्ड जो होते हैं वो जैसे डक्स के होते हैं या चिकन्स होते हैं, वो डे 1 से ही काफी एक्टिव होते हैं और फूड वगैरह. शाबाश. एनीवन एल्स, कोई और बेटा बताना चाहे इसकी एग्जांपल्स या इसकी डेफिनेशन? बाकी बच्चे ऑनलाइन भी हैं कि नहीं? हैं सर. ओके बेटा, कोई एल्ट्रिशियल और प्रिकॉशियल में बताएं शाबाश क्या डिफरेंस है? ओके क्लास, सही बताया जी सामा इलाही ने. एल्ट्रिशियल एंड प्रिकॉशियल बर्ड्स. प्रिकॉशियल का वर्ड ही यूज किया जाता है कि प्रीमेच्योर सा, वो बच्चे छोटे बच्चे जो होते हैं ना ह्यूमन में भी, जो छोटी उम्र में बड़ी सियानी बातें कर रहे होते हैं, बड़े समझदारी की बातें कर रहे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रिकॉशियस बॉय, प्रिकॉशियस गर्ल, छोटे बच्चे. इसी तरह बर्ड्स में भी ये दो टर्म्स यूज होती हैं. एल्ट्रिशियल, ये बिल्कुल हेल्पलेस से होते हैं एट द टाइम ऑफ हैचिंग, बिल्कुल इनके फेदर्स वगैरह भी डेवलप नहीं हुए होते. स्पैरो के अगर यंग वंस को कभी देखें आप, स्पैरो के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, जब हैचिंग के टाइम पे वो इस तरह से नजर आ रहे होते हैं, फेदरलेस. प्रिकॉशियल बर्ड्स की फेदर डेवलप हुए होते हैं एट द टाइम ऑफ हैचिंग. गुजलिंग हैं, डकलिंग्स हैं, चिकन हैं, उनके ऐसे जो है वो फेदर डेवलप हुए होते हैं और वो अंडों से निकलते हुए भागते दौड़ते नजर आ रहे होते हैं, बड़े एक्टिव होते हैं. प्रिकॉशियल बर्ड्स के अंदर सिर्फ ये बिहेवियर होता है. इम्प्रिंटिंग हैज बीन ऑब्जर्व ओनली इन प्रिकॉशियल बर्ड्स. सिर्फ प्रिकॉशियल बर्ड्स में ही इम्प्रिंटिंग नजर आएगी. इन बर्ड्स के अंदर जो एल्ट्रिशियल बर्ड्स होते हैं इनमें इम्प्रिंटिंग ऑब्जर्व नहीं की गई. इनमें नजर आती है सिर्फ प्रिकॉशियल बर्ड्स का ये बिहेवियर है जस्ट. तो प्रिकॉशियल बर्ड्स के हवाले से ये एक और यहाँ पे स्लाइड होगी. ये प्रिकॉशियल और एल्ट्रिशियल बर्ड्स की एग्जांपल डिस्कस की गई हैं. ये एग्जांपल एक दी है मेड लार्क है और दूसरी तरफ जो है वो चिक दिखाया गया है, डे ओल्ड चिक. फिर बेटे इम्प्रिंटिंग के बाद एक और बिहेवियर की टाइप है यहाँ पे, that is learning type of learning behavior, habituation. Habituation कहते हैं आदत हो जाना, habit से लिया गया वर्ड. ये इसको कंसीडर किया जाता है simplest form of learning and perhaps the most common as well. ये बने हुए कव्य नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे बैठे हुए क्रोज, कर्वस सप्लेंडेंस.
ये कॉमन स्पीशी है हमारे यहाँ एशिया में, क्रोज की। वैसे क्रोज कोई भी हो, कोई भी स्पीशी हो, इनको हम अर्बन वाइल्ड लाइफ में इंक्लूड करते हैं। अर्बन वाइल्ड लाइफ किसे कहते हैं बेटा? ऐसे एनिमल्स जिन्होंने ह्यूमन के साथ एडजस्ट किया है और ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ वो रह रहे होते हैं। ये बड़ी कॉमन एग्जांपल है कि आप शहरों में जहाँ पे ये तारों के ऊपर बर्ड्स बैठे भी रहते हैं अर्बन वाइल्ड लाइफ में, और गाड़ियों के हॉर्न बज रहे होते हैं, शोर हो रहा होता है, लेकिन ये उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। किसी अगर रूरल एरिया पे, विलेज साइड पे जाए और किसी दरख्त के नीचे जाके गाड़ी का हॉर्न दे, जहाँ पे यूजुअली हॉर्न्स नहीं बजते, तो वो वहां पे बैठे हुए बर्ड्स उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देंगे क्योंकि वो यूज टू नहीं है। लेकिन शहरों में बैठे हुए जो बर्ड्स हैं ये यूज टू हो चुके होते हैं। इस यूज टू हो जाने को हम बोलते हैं हैबिचुएशन, कि रिस्पॉन्स में कमी आ गई। किसी भी एनिमल के रिस्पॉन्स में जब कमी आ जाती है आफ्टर रिपीटेड एंड हार्मलेस स्टिमुलाई, तो उसे हम बोलते हैं हैबिचुएशन। इसका फायदा क्या होता है? एनिमल का टाइम बच जाता है और टाइम के साथ साथ उसकी एनर्जी भी बचती है। Simply, an animal learns not to respond to stimuli in its environment that are constant and probably relatively unimportant. Harmful नहीं है जो stimuli, उसके against उसका response नहीं होगा. And by habituating to unimportant stimuli, an animal conserves energy as well as time. For example, after time, birds learn to ignore scarecrows. Scarecrows समझते हैं ना, वो जो fields में लगाए होते हैं उन्होंने कपड़े पहना के मुजस्मा सा बनाया होता है। गांव वाली साइड पर अक्सर कभी जाए या किसी फील्ड में ऑब्जर्व करें तो परिंदों को डराने के लिए, ताकि वो फसल खराब ना करें। तो स्केयर क्रोज से पहले तो बर्ड्स डरते हैं, उस फील्ड में नहीं आते, बट यूजुअली जो है वो उसको इग्नोर करना शुरू कर देंगे, उसके बाद वो फिर वो फूड खाएंगे। स्क्विरल्स का है कि सिटी पार्क में एडजस्ट कर जाते हैं ह्यूमन की मूवमेंट के साथ, बार बार वो अपनी बरोज में की तरफ नहीं जाते, ह्यूमन के साथ रहना एडजस्ट कर जाते हैं। जो दूसरे बर्ड्स हैं वो ऑटोमोबाइल्स के साथ एडजस्ट कर जाते हैं, या जो ऑटोमोबाइल्स की आवाज आ रही होती है मुसलसल, उन साउंड्स को इग्नोर करना सीख जाते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो यकीनन इनके लिए जो है वो प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है बेटा क्लासिकल कंडीशनिंग। अच्छा, क्लासिकल कंडीशनिंग है क्लासिकल कंडीशनिंग आपने पहले पढ़ा होगा, पेयरिंग ऑफ एन इररेलेवेंट स्टिमुलस टू द प्राइमरी स्टिमुलस, और कंडीशनिंग रिफ्लेक्स टाइप 1, कि किसी इररेलेवेंट स्टिमुलस को प्राइमरी स्टिमुलस के साथ रिलेट कर देना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पेवलोव साइंटिस्ट आइवन पेवलोव की एक्सपेरिमेंट की एग्जांपल गिवन है, जिसने एक डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था। कि वैसे तो ना सिर्फ डॉग्स में बल्कि सभी एनिमल्स में ऐसा होता है कि जब फूड सामने आता है तो स्लाइवा एमिट होता है, स्लाइवा की प्रोडक्शन नॉर्मल प्रोडक्शन से इंक्रीज कर जाती है। He observed and noted down the amount of saliva coming from that mouth of the dog, कि वो saliva की नॉर्मल प्रोडक्शन और जब फूड सामने आता है उसकी प्रोडक्शन कितनी होती है। बिफोर उसने कंडीशनिंग से पहले, कंडीशन लगाने से पहले, ये नहीं कि फूड सामने आया तो उसके स्लाइवा के अमाउंट को ऑब्जर्व किया। फिर उसने कंडीशन क्या लगा दी कि जब भी उसको फूड दिया जाता है पेवलोव कंडीशनिंग में, अब फूड के साथ फूड जो है वो स्लाइवा के लिए मेरे बच्चों प्राइमरी स्टिमुलस है, लेकिन बेल का बजाना, रिंगिंग ऑफ बेल, इज एन इररेलेवेंट स्टिमुलस। अब इस इररेलेवेंट स्टिमुलस और प्राइमरी स्टिमुलस इन दोनों का पेयर बना दिया गया। ये प्राइमरी स्टिमुलस है, ये इररेलेवेंट स्टिमुलस है। इनकी पेयरिंग को हम बोलते हैं पेवलोव कंडीशनिंग या कंडीशनिंग रिफ्लेक्स टाइप 1 या क्लासिकल कंडीशनिंग। फिर उसने क्या किया, एक दिन सिर्फ बेल बजाई और स्लाइवा के अमाउंट नोट की। स्लाइवा तकरीबन उसके करीब करीब उतना ही प्रोड्यूस हो रहा था जितना कि बेल बजाने पे फूड के सामने आने पे प्रोड्यूस होता है। तो आज यहाँ तक आप इसको पढ़िएगा, कल इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के बाद जो टर्म्स हैं, जो रिमेनिंग पोर्शन है। आज के लेक्चर इतना काफी बेटे, बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे। थैंक यू सो मच।